प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हम लोगों को हिंदी कोर का बता दीजिए, तो इसीलिए आज मैंने हिंदी कोर के लिए आज वीडियो आप लोगों को दे रहा हूं। और इसके बाद में भी काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो जो हिंदी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो नंबर मिलने वाला है वो आप लोगों को बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। बस वीडियो को अंत तक आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि 7-8 फरवरी को आप लोगों का परीक्षा है, तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि एग्ज़ाम देने आप लोग जाएंगे हिंदी कोर का, तो सबसे पहले आप लोगों को एक पद्यांश नज़र आएगा, ठीक है। उस पद्यांश को आप लोगों को अच्छे तरह से पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद में आप लोगों को 4 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। पहले 5 प्रश्न था, लेकिन अब आप लोगों को 4 प्रश्न का ही जवाब देना है, क्योंकि जो नए पैटर्न है, नए पैटर्न के अनुसार थोड़ा चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कवि की क्या अभिलाषा है। कवि की क्या अभिलाषा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि गरीबों और वंचितों की मदद करना, यानी कि बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल इसका सही आंसर है। आप लोग टिक लगा लीजिएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है, ठीक है। इस पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं उसको, जो लोग असहाय हैं उसको, और जिन पर किसी का छाया नहीं है उन लोगों को। यानी कि ये डी ऑप्शन जो यहाँ पर ये सभी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए कि पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, देशवासियों के लिए, जो पहला ऑप्शन है एकदम राइट आंसर है, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सर आज कितना प्रश्न बताने वाले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, कम से कम आज मैं आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम से रिलेटेड में आप लोगों को ढेर सारा वीडियो देने वाला हूँ, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है, तो याद रखिएगा इसमें जो है ना देशभक्ति का भाव निहित है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो 5 नंबर का प्रश्न शुरू होगा, तो 5 नंबर के लिए एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए और अच्छे से इस गद्यांश को पढ़िए। और यहाँ जो 5 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, 5 नंबर का प्रश्न आप लोग अच्छे से देख लीजिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है। देखिए, यहाँ पर 2 शब्द लिखा हुआ है, एक है स्व और दूसरा है पर। की और अग्रसर होने का क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या अर्थ है, तो आप लोग याद रखिएगा, परोपकारी हो जाना, ठीक है। परोपकारी हो जाना, ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न है कि एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना जो अति आवश्यक है, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति के पास में आखिर क्या होना उसको जरूरी है जो सभी को मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका राइट आंसर होगा निर्बल की सहायता करना, ठीक है, जो शिक्षित व्यक्ति का पहचान है। यहाँ जो पहला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए, जो 7 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा से विद्यार्थी में किस गुण का विकास होता है। शिक्षा से विद्यार्थी में कौन सा गुण का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, रचनात्मक का, ठीक है। जो बी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। और यहाँ पर 8 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित होता है। यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ है कौन विषय पर आधारित है, तो आप लोग याद रखिएगा शिक्षा का महत्व के बारे में, ठीक है।
शिक्षा के महत्व के बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी समय मत गवाइए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। अब यहाँ जो देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न शुरू होने वाला है, तो 9 नंबर के लिए यहाँ पर रचनात्मक और अभिव्यक्ति और माध्यम वाला प्रश्न मिलेगा अब आप लोगों को। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, बस आप लोगों को थोड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत है, थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आलेख का अभिप्राय क्या होता है। तो आलेख का जो अभिप्राय है इसका मतलब होता है कि किसी भी विषय पर सर्वांग पूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, ठीक है। पहला ऑप्शन होगा ही। दूसरा ऑप्शन में देखिए गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना, ये भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये भी होना चाहिए, जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी होगा। यानी कि इसका मतलब है कि इसका पूरा डी ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग जो होता है ना, वो मनोरंजक होता है। कैसा होता है? तो मनोरंजक होता है। आप लोग एकदम टिक लगा लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 1 नंबर एकदम जो है इस प्रश्न से मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए जो 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि संपादकीय किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपादकीय का मतलब क्या होता है, आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए संपादकीय जो होता है ना, वो संपादक के द्वारा लिखा गया एक विचारात्मक लेख होता है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन जो है एकदम इम्पोर्टेंट है, इसका राइट आंसर है, आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए। अब 12 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। मैं जल्दी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को एकदम फटाक से देखिए और तुरंत एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि और भी आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराना है। और देखिए कुछ वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है, ठीक है। पहले भी जो वीकली टेस्ट का है वो वीडियो भी अपलोडेड है, और अभी जो न्यू मॉडल पेपर का निकला है जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वैसा वीडियो भी बहुत सारा जो है अपलोड कर दिया है। तो आप लोग वहाँ से भी जा कर के देख लीजिए, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करिए। देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है ना कि विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था कब इंटरनेट का शुरुआत हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1982 से लेकर के 1992 से, यानी कि जो बी ऑप्शन है ना, बिल्कुल इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 13 नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का स्तंभ किसे कहा जाता है? तो देख लीजिए मीडिया को कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए जो 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या होता है। फ्रीलांसर जो पत्रकार होते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा जो स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, ठीक है, उसी को तो फ्रीलांसर कहा जाता है। आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, अच्छे से याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे समझ लीजिए जो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा आखिर क्या होती है। आखिर हम लोग कैसे समझेंगे कि यह मुद्रित माध्यम के अंतर्गत में आता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा जो तुरंत घटना है, ठीक है। जो एकदम तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव जिसमें बताया जाता है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ना, ये तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए। और यहाँ पर जो 16 नंबर का प्रश्न है कि पीटीआई क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी 1 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि पीटीआई का मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा पीटीआई का मतलब होता है समाचार एजेंसी, ठीक है, बिल्कुल एकदम याद रखिए। 1 नंबर यहाँ से भी आप लोगों को मिलने वाला है। अब यहाँ पर आगे आप लोग समझ लीजिए जो 17 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए दिया हुआ है। तो
17 नंबर के प्रश्न के लिए यहाँ पर एक पद्यांश है। इस पद्यांश को आप लोगों को एकदम अच्छे से देखिए, यहाँ पर पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद में अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए 17 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है ना कि उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो देखिए जो यहाँ पर पंक्ति दिया हुआ है पद्यांश में, तो उसके जो रचयिता है ना हरिवंश राय बच्चन है, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जी दिन जो है ना वो जल्दी जल्दी ढलता है, में कौन सा अलंकार जो है वो छुपा हुआ है, कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो है ना, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 19 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना कि यहाँ मुझसे कौन है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एक शब्द है मुझसे, मुझसे का मतलब कौन है ये बताना है। तो देखिए मुझसे का मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसका मतलब है खुद कवि, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मॉडल पेपर निकला है ना इस बार, मॉडल पेपर एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है ना एक नोटिस जारी हो रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम रद्द होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ये अफवाह है। क्योंकि आप लोगों का जो है ना मन को भटकाने के लिए कोई जो है इस तरह का नोटिस को जारी कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी उस नोटिस को आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद उसमें ध्यान बिल्कुल भी मत दें, बस पढ़िए, उसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। बस जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो आप लोगों का डेट मिला है वो डेट एकदम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उस डेट में आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर जाना है और वहाँ पर एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो 20 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है, कौन व्यक्ति का बात इसमें किया जा रहा है। तो देखिए जो एकाकी जीवन बिताने वाले जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो अकेले बिताने वाले जीवन हैं जो व्यक्ति हैं, तो उसी का तो बात हो रहा है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है ना बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पर आप लोग समझिए जो 21 नंबर का प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है, 21 नंबर के प्रश्न के लिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद में जो 21 नंबर का प्रश्न है इसका आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन सा सामाजिक मुद्दा जो है वो दिखलाई पड़ता है, कौन सा सामाजिक मुद्दा जो है वो दिखलाई पड़ता है। तो याद रखिएगा लिंग भेद का। ठीक है, लिंग भेद का मुद्दा जो अभी चल रहा है ना वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। ठीक है, लिंग भेद का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होता है, अच्छे से पढ़िए और इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए जो 22 नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है। यहाँ जो पंक्तियाँ हैं जो यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, तो आखिर कौन से पाठ से लिया गया है। तो समझ लीजिए इसका राइट आंसर होगा भक्तिन। ठीक है, भक्तिन से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उसकी लड़कियाँ चने बाजारे की घुघरी चबाती है। तो यहाँ किसकी लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है, बात हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा भक्तिन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 24 नंबर का प्रश्न है कि कलूटे लड़के में कलूटे शब्द का मतलब क्या होता है। कलूटे शब्द क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है ना, यहाँ पर दिया हुआ है कि कलूटे लड़के में कलूटे शब्द क्या है। तो एक प्रकार के जो है ना यह विशेषण शब्द है। कौन से शब्द हैं, तो विशेषण शब्द हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ किसके इंतजार की बात जो है वो कही जा रही है। तो यहाँ पर दर्शक की बात कही जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 26 नंबर का प्रश्न है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है, ये बताना है। कौन से कांड में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा लंका कांड में जो है ना लक्ष्मण जो है वो मूर्छित हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 27 नंबर का प्रश्न है कि चटधा गिरधा
चटधा गिड़धा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय है, अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? आखिर कौन सा अर्थ लगाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ जो पहला ऑप्शन है ना कि आ जा भीड़ जा, ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। अब यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न आप लोग समझ लीजिए कि समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? तो उसमें जो है ना कैसा विभाजन होना चाहिए? तो आप लोग समझ लीजिए रुचि के आधार पर, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप लोग समझ लीजिए कि अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य जो द्वंद्व है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो मतलब है ना अनिर्णय की स्थिति होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट आंसर है। अब अगला जो प्रश्न है और ये बिल्कुल अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और हिंदी कोर का एकदम अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों के लिए देख लीजिए पूरे 30 प्रश्न मैंने एकदम सिंपल तरीके से बता दिया है। बस वीडियो को नहीं समझ में आया है तो और एक बार देखिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद में भी और वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। जल्दी जल्दी समझिए, याद करिए। तो देखिए अगला जो यहाँ प्रश्न है ना कि जूझ किस शैली की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जूझ जो है ना वो आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करा दिया है। अब आप लोगों को जो है ना सब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो मिलेगा। ये मत सोचिए कि प्रभु सर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बता रहे हैं, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव का भी मिलने वाला है, तो धीरे धीरे आप लोग रिवीजन करते रहिए, याद करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।